नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस आर्टिकल्स में, बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है रुपये के बारे में। जी, रुपया। तो रुपया बाउंस बैक कर सकता है अगस्त में। इस आर्टिकल का ये कहना है रुपये में बाउंस बैक इन अगस्त ऑन वीक डॉलर यूएस रेट कट होप्स। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई। एक तो रुपया ऊपर क्यों आएगा, मजबूत क्यों होगा? क्योंकि डॉलर कमजोर होगा एंड यूएस में जो ब्याज दर है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो होप है कि वो कट हो सकता है। जी, तो आते हैं एक बार लेकिन करते हैं इस आर्टिकल में। द रुपीज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड इन अगस्त आफ्टर डेप्रिशिएटिंग 0.4%। देखिए, इस महीने तो कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं रही है रुपए की, ठीक है। डॉलर के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो करीब 0.4% का डिक्लाइन रहा है। डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के अगेंस्ट जुलाई में ओवरऑल। एंड जो मेजॉरिटी व्यू लिया गया बिजनेस स्टैंडर्ड के एक पोल में, तो बाउंस बैक लाइकली होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन बैक हम डॉलर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीन बैक इज डॉलर। डॉलर में एक तो एक्सपेक्टेशंस है एग्रेसिव रेट कट्स के बाय फेडरल रिजर्व। यस, इंडियन करेंसी अगर आप देखें यहाँ पे तो डेप्रिशिएट करके आ चुकी है नए लो पे 83.73 पर डॉलर पे ऑन फ्राइडे ड्यू टू कंटिन्यूस डिमांड फॉर ग्रीन बैक फ्रॉम ऑयल इंपोर्टर्स एंड वीक रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखिए, अभी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि आप देखें ना, रुपया ना कमजोर हो गया थोड़ा, इस स्पेसिफिकली ज्यादा, क्योंकि इंडिया में जितने ऑयल इंपोर्टर है ना, जो भी लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं कंपनीज, वो इस टाइम पे डॉलर खरीद रही हैं। जब वो डॉलर खरीदती हैं तो क्या होता है, रुपया बेचना पड़ता है उसके लिए। तो रुपया, जो चीज सप्लाई जिसकी बढ़ जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम था कि रिस्क एपेटाइट वगैरह ओवरऑल अगर आप देखें, और जो डिमांड था यहाँ पे इंपोर्टर्स से, यस, क्योंकि इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक हमारा लोकल करेंसी के कमज़ोर होने का रीज़न था। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर वीकनिंग होगा ओवरऑल। यूएस में जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं ये नीचे आएंगे, ब्याज दर नीचे आएंगे, और यील्ड कर्व बुल और स्टीपन होगा। तो ये ओवरऑल एक पोल है, तो जितने एक्सपर्ट्स हैं उसका ओपिनियन, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लिया गया इस आर्टिकल में। उन एक्सपर्ट्स के ही ओपिनियन छापे गए हैं। तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमिक सरप्राइजेस जो हैं ओवरऑल वो नेगेटिव रहे हैं। अगर आप देखें, फ्यू डेटा पॉइंट्स कंफर्म कर रहे हैं डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड वीकनेस इन लेबर मार्केट। तो यहाँ पे बात हो रही है दो चीज़ों की। एक तो जो वहाँ पे महंगाई दर है वो, ठीक है, तो एक कंफर्म करा है डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड, मतलब इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें, जो कि नीचे आना चाहिए, इन्फ्लेशन ग्राफ नीचे आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल आप देखेंगे एक और चीज़ है, वो है लेबर मार्केट। जी, वहाँ पे लेबर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, मतलब जॉब्स एक्चुअली थोड़े कम हो रहे हैं पहले से। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट प्राइस आप करेंगे मोर एग्रेसिवली, ठीक है। तो यहाँ पे फेड जो है जेरोम पॉवेल, और इस हफ्ते को बोलने वाले हैं, इस हफ्ते मीटिंग भी है फेडरल रिजर्व की, तो वो हो सकता है वेट करें जब तक इन्फ्लेशन 2% के मार्क पर नहीं आ जाता, क्योंकि इनका टारगेट है, इनका ये खुद कहना है कि हमारा टारगेट है कि हम वेट करेंगे कि इन्फ्लेशन आ जाए 2% के टारगेट पर। तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्रॉस कर चुका है 4%। यस, नवंबर 2021 के बाद अभी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है वहाँ पे। एंड जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, मतलब ये बताता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर, ठीक है, ये लोएस्ट था पिछले 4 सालों में एट -0.1%। तो महंगाई का डेटा बहुत अच्छा आया। एंड फेडरल रिजर्व ये चाहती थी, आर्टिफिशियली वो चाहते थे कि यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो, ताकि महंगाई दर को कंट्रोल किया जा सके कंजम्पशन के थ्रू, क्योंकि आप से देख सकते हैं इन्फ्लेशन में भी काफ़ी ग्रोथ आ गया था। तो इसीलिए दे वांटेड कि ऐसा हो कि महंगाई दर ओवरऑल थोड़ा नीचे आए एंड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भले ही बढ़ जाए, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि यूएस रेट सेटिंग पैनल जो है वो रेट कट करेगा इस सितंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट होगा, देखिए, सबसे पहले तो इंडिया, वहाँ के हो सकता है स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिले। इसके अलावा इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी हमें तेज़ी देखने को मिले। साथ ही साथ इंडिया में भी हम वेट कर रहे हैं कि रेट कट्स होने शुरू हों। तो इस साल के एंड तक तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा यूएस में महंगाई कंट्रोल हो जा रही है, इंडिया में महंगाई कंट्रोल अभी नहीं हो पा रही है। स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन हमें बहुत ही परेशान कर रहा है इस वक्त। तो इस चीज़ पे हमें नज़र रखनी होगी कि हम किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को टैकल कर पाते हैं इंडिया में, ताकि हम भी अपने ब्याज दर को कम कर पाएं।
आंध्र बिहार पैकेज में कॉस्ट 20 to 30,000 करोड़ टू सेंटर। अभी बजट में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और बिहार पे स्पेसिफिक फोकस रखा गया और इसका कॉस्ट 2024-25 में हुआ करीब 20 से 30 करोड़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेस। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश एक्सपेक्टेड है कि रिसीव करेगा 15 to 20,000 करोड़ एंड बिहार को मिलेंगे 5 to 10,000 करोड़ इन FY25। जो एलोकेशन है ये स्पेशल असिस्टेंस अंडर द डिमांड ट्रांसफर टू स्टेट्स के हेड में किए गए हैं, जहां पे 5 गुना बढ़ोतरी की गई और 20,000 करोड़ किया गया इसे फुल बजट में इन FY25 एज कम्पेयर टू 4,000 करोड़ होंगी। तो जो लोकल पार्टीज हैं वो भी की एलाइज है गवर्नमेंट की, ऑफकोर्स वी नो दैट, बट वी हैव टू सी कि ये पैसे किस तरीके से स्पेंड होते हैं। एंड अगर आप शेयर मार्केट में देखें, ठीक है, तो क्योंकि हम पॉलिटिकल चीजें नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बिहार और आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनीज हैं इनमें खास करके बजट के बाद हमें तेजी देखने को मिली, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई, अच्छे स्टॉक प्राइस इनके बुलिश देखने को मिले। तो हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमीज है वहाँ पे एक्साइटमेंट है कि ये पैसे अच्छी जगह पे खर्च किए जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ प्राइस बैंड टू बी अनाउंस टुडे। यस, तो ओला इलेक्ट्रिक 5,500 करोड़ के करीब का ये आईपीओ होगा एंड लोग काफ़ी एक्साइटेड है, इसलिए इसको कवर किया हमने कि ओवरऑल अगर आप देखें बिडिंग 1 अगस्त से ओपन हो जाएगी और प्राइस बैंड आज ही अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी कॉम्बिनेशन ऑफर कर रही है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल वर्थ 84.9 मिलियन शेयर्स। तो फ्रेश इशू क्या है, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास, ठीक है, और ऑफर फॉर सेल कोई इन्वेस्टर है वो अपना शेयर बेचना चाहता है लेट्स से, तो वो ऑफर फॉर सेल यूज करता है। जैसे भविष्य अग्रवाल खुद 37.9 मिलियन अपने जो शेयर्स हैं वो सेल कर रहे हैं ओवरऑल। तो इनका ये कहना है कि कंपनी यूज करेगी 1,600 करोड़ जो आईपीओ से वो रेस करने वाली है उसको रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाएगी और 1,250 करोड़ वो एक्सपांशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए रखेगी गीगा फैक्ट्री इन तमिलनाडु। यस, तो तमिलनाडु में गीगा फैक्ट्री ने सेटअप करनी है इसके लिए और 1,600 करोड़ रिसर्च के लिए। तो अच्छा खासा पैसा अगर आप देखें तो ओला खर्च करने वाली है रिसर्च पे। तो यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज ये करते हैं इंडिया में, यूके में एंड यूएस में, जहाँ पे डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं नए ईवी प्रोडक्ट्स और कोर ईवी कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरी पैक्स, मोटर, व्हीकल फ्रेम्स। एंड कोई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है तो देखिए उसका सबसे कहेंगे जो बैकबोन है कंपनी का वो होना चाहिए इनोवेशन, राइट, बिकॉज इस वक्त इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो वी विल एक्सपेक्ट कि एआई और ईवी जैसे सेक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरियाज हैं जहाँ पे ओवरऑल कंपैरेटिवली हमें सबसे ज़्यादा रिसर्च स्पेंडिंग एंड रिसर्च देखने को मिलेगी। फ्लो ऑफ रशियन ऑयल स्टेज कोर्स इन जुलाई। तो डिस्पाइट अ स्लो ऑफ लोकल रिफाइनिंग शटडाउन्स, लो डिस्काउंट्स ऑन रशियन क्रूड, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स, रशिया अभी भी इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है। यस, तो इंडिया रशिया से अभी भी अच्छा खासा ऑयल इंपोर्ट्स करते हुए नजर आ रहा है हमें जी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चेंजेस भी हुए हैं अब, जैसे कि लोकल रिफाइनिंग शटडाउन हुए हैं, रशियन क्रूड पे डिस्काउंट भी कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है एक्सपोर्ट्स में, फिर भी रशिया अभी सबसे बड़ा पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू ऑयल। यहाँ पे रशिया करीब 45% अकाउंट करता है ओवरऑल इंडिया के 4.69 मिलियन पर बैरल्स के शेयर में, जो मार्जिनली और ज़्यादा है, पहले था ये 44.4% ऑफ शेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रशियन आउटपुट में भी जो कट हुआ है, यस रशिया ने भी ऑयल आउटपुट कट किया था, उससे भी इंडिया के इंपोर्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो शेयर है वेस्ट एशियन ऑयल की बात करता है, ठीक है, वेस्ट एशियन ऑयल का शेयर इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत से आता है, जो था कंबाइंड 38% एंड ये 7% कम है रशिया से। तो मैं आपको बता दूं पहले एक्चुअली ये लीडर्स हुआ करते थे, जी हाँ, हमारा मेजर ऑयल इन कंट्रीज से आता था एक टाइम पे, एक वक्त पे, एंड अब इनको रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक कंट्री ने जो है रशिया। तो ओवरऑल पहले 5 से देखिए अब 38% शेयर हो रहा है इन 5 कंट्रीज का एंड अकेले रशिया का 44% शेयर है। तो इससे पता लगता है कि इंडिया कितना ज्यादा डिपेंड करता है इस वक्त रशिया पे फॉर इट्स ऑयल डिमांड एंड ऑयल कंजम्पशन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑयल सप्लाई, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा खास रहा नहीं है। सबसे पहला रीज़न चाइना जी, आपका सबसे बड़ा ग्राहक अगर उसको उसकी इंक्रीमेंट ही ना हो, उसकी कभी सैलरी ना बढ़े तो आप भी परेशान रहेंगे, राइट। वो आप कहोगे यार ये 10 साल से
सिर्फ 2,000 का ही राशन ले रहा है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है राइट 10 साल से उसके इनकम की। तो यहाँ पे ये चीज चाइना के साथ अब हो रही है, क्योंकि चाइना में ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी वजह से परेशान है जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि ओपेक एंड ओपेक प्लस में आने वाला रशिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर इस टाइम पे जो इम्पोर्टर है, स्पेशली इम्पोर्टर चाइना ही है। तो यहाँ पे अगर चाइना ग्रो नहीं करता, ऑयल इंपोर्ट कम रहते हैं, तो ये आप देखेंगे डिमांड ही अच्छी नहीं रहेगी पूरी दुनिया में, और किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो हमेशा ओवर सप्लाई के इश्यूज ही क्रिएट होते हुए हमें नजर आएंगे। तो यही इशू है कि ये लोग वेट कर रहे हैं चाइना जल्दी से रैप अप करे प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, एंड फिर से वही ग्रोथ दिखाए जो पहले दिखा रहा था। तो इससे ओपेक ग्रुप भी एक्साइटेड होगा एंड रशियन ग्रुप भी काफी एक्साइटेड होगा। आता है कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे एंड देखते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल आर्टिकल्स आए हैं आज इन ब्रीफ इंटरनेशनल आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे इटली एंड चाइना ने साइन किया है 3 ईयर एक्शन प्लान। यस, इन्होंने पास्ट एग्रीमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बाद न्यू फॉर्म्स किए हैं कोऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे इटली और चाइना ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये रीसेट करना चाहते हैं चाइना के साथ अपने रिलेशंस, एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस अभी नहीं चल रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इसका चाइना के साथ। तो यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि किस तरीके से इटली इसे बाईपास करके चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।